हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गुरुजी आईएएस में। और आज हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की या मूल कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज की। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं मूल फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य, इनको क्यों संविधान में शामिल किया गया, क्यों इनको मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, क्या मूल कर्तव्य और मूल अधिकार क्या एक साथ होते हैं या अलग अलग एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इनकी आलोचनाओं की बात करेंगे। और क्यों फंडामेंटल राइट्स को संविधान में शामिल किया गया, किस देश से प्रेरित होकर यह किया गया, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल सबसे शुरू में नहीं किया गया था, यानी कि ये मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इनको बाद में शामिल किया गया 1976 में। क्यों किया गया 1976 में, इस कहानी पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ एक दो चार बातों को हम जान लेते हैं ताकि हम उस बेस को बना सकें जिसकी वजह से हम इस टॉपिक को पढ़ने की बात करते हैं। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जहां पर इनकी संख्या 10 रखी गई थी, लेकिन 11वें मौलिक कर्तव्यों को 2002 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया, उसमें जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर या फिर आज का जो रूस है वहां से ग्रहण किया गया था। उस देश से प्रेरित होने के बाद ही हमने क्या किया था, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया था। अगर मैं विश्व के बहुत बड़े बड़े या जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज अपने आप को बताती हैं, अगर उनकी बात करूं, जैसे अमेरिका एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल ही नहीं किया गया, इन्हें अपनाया ही नहीं गया है। ठीक है, ये कुछ बातें थी, लेकिन उसके बाद हम कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या था जिनकी वजह से हमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना पड़ा। मौलिक कर्तव्य क्या है? कुछ ड्यूटीज हैं, यानी नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं। देखो, हमने मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों को लगातार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ा है। जिस समय हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे, यानी फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे थे, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार हैं। उसके बाद जब हमने डीपीएसपी की बात की, तो डीपीएसपी राज्य को ऐसे निर्देश हैं जिनके पास, अगर राज्य के पास संसाधन होंगे तो वो अधिकार राज्यों को देगा या कल्याणकारी राज्य का काम करेगा या उसको बनाने का काम करेगा, है ना। कोई भी नीति या कोई भी कानून बनाएगा तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही बनाएगा। लेकिन उसके बाद एक चीज और आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज ये दोनों एक साथ चलते हैं। गांधी जी ने एक बार कहा था कि अधिकारों का मुख्य स्रोत कर्तव्य है, यानी कि व्यक्ति को अगर अधिकार चाहिए तो उसे अपने कर्तव्य भी पता होने चाहिए, अपनी ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए। जैसे मैं हूं, अगर मैं भारत में रह रहा हूं तो भारत के संविधान ने मुझे कुछ अधिकार दिए हैं, और मुझे अगर कुछ अधिकार दिए हैं तो मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा कर्तव्य है कि भारत के प्रति कुछ चीजों को देखने की कोशिश करूं कि क्या है। क्या संविधान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है? क्या दूसरों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है? क्या झंडे का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है? राष्ट्रीयता की भावना का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है? यानी मुझे मेरे कर्तव्य कौन बताएगा? और क्या अधिकार और मौलिक कर्तव्य अलग हो सकते हैं या एक दूसरे के विपरीत जा सकते हैं? तो गांधी जी ने यही कहा था कि अधिकारों का मुख्य या सही स्रोत क्या है? कर्तव्य है, और कर्तव्यों से ही अधिकारों को प्राप्त करने का रास्ता आसान हो सकता है, ऐसा गांधी जी ने कहा था कि कर्तव्यों से ही अधिकार हैं। ठीक है, अगर मुझे मेरे कर्तव्य या मेरी ड्यूटीज पता है कि भारत में रहने के नाते मेरी क्या ड्यूटीज हैं, तो मुझे मेरे अधिकारों को पाने का अधिकार है। और अगर मुझे मेरे कर्तव्य ही नहीं पता है तो मैं फिर अधिकारों का क्या करूंगा? तो फिर तो मैं उनका मिसयूज कर सकता हूं। जैसे मुझे मौलिक अधिकारों ने कहा है कि आपको बोलने का अधिकार है। अगर मुझे बोलने का अधिकार है तो क्या मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूं? क्या मुझे यह राइट है कि मैं दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं? या मेरा कर्तव्य है कि मैं ऐसा कुछ बोलूं जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे? तो इन कर्तव्यों को ही यह देखा गया है कि आपको अगर अधिकार चाहिए तो उनका मुख्य स्रोत आपके कर्तव्य ही हैं, आपकी ड्यूटी ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है जब ये कहानी शुरू होती है कि शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि मूल संविधान में तो इन्हें शामिल किया नहीं गया था। बात शुरू करते हैं भारत पाकिस्तान के युद्ध यानी 1971 से, जिस समय बांग्लादेश अस्तित्व में आया।
जिस समय क्या होता है, आपने कंट्रीज, हमने बहुत सारी कंट्रीज का, कनाडा का जिक्र किया, हमने अमेरिका का जिक्र किया, ठीक है। ये जो कंट्रीज हैं ये वो कंट्रीज है, देखिए आप क्या चल रहे हैं कि यहाँ से कोल्ड वॉर, आपका नाम सुना होगा, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कोल्ड वॉर के नाम से आप जानते होंगे। आप फर्स्ट विश्व युद्ध या दूसरा विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं, और उसी के दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक नया युद्ध शुरू हुआ था जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध या दूसरा जो विश्व युद्ध था ये एक फिजिकली लड़ा गया युद्ध था, लेकिन ये जो कोल्ड वॉर है ये भावनाओं या विचारों का युद्ध था। ये अल्टीमेटली, ये अगर मैं मुख्य शक्तियों की बात करूं तो ये यूएसए और यूएसएसआर के मध्य लड़ा जाने वाला युद्ध था, और ये अपनी शक्तियों का प्रदर्शन था। इसमें किसी को मारा नहीं गया, इसने किसी देश के ऊपर बम नहीं फेंका, लेकिन युद्ध क्या था, अपनी शक्तियों को बताना कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं या तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। ये था कोल्ड वॉर, ठीक है। और ये कंट्रीज क्या थी कि हम यूएसएसआर के हमेशा से सपोर्टर रहे हैं, और यूएसएसआर हमें बहुत अधिक अच्छे से सपोर्ट करता रहा है हमेशा से। आज भी हमारे रिलेशन रूस से बहुत अच्छे हैं। जब 1971 का युद्ध हुआ तो ये यूएसए की जो पार्टीज थी ये कह रही थी कि भाई आप काहे इसमें युद्ध में पड़ रहे हो, आपका तो युद्ध ही नहीं है, पाकिस्तान लड़ रहे हैं। क्योंकि आज का जो बांग्लादेश है वो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और अगर हम पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं तो हमारा तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसलिए उसमें कूदना पड़ा क्योंकि इतनी ब्रुटैलिटी के साथ जो पश्चिमी पाकिस्तानी सेना थी उन्होंने अत्याचार किया था कि वहां से बांग्लादेश जो आज का है वहां से कुछ रेफ्यूजी भारत में आना प्रारंभ कर रहे थे। हमें कूदना पड़ा, हमें युद्ध में आना पड़ा, और अगर हम युद्ध में नहीं आते तो आज बांग्लादेश नहीं होता, ठीक है। और पूरा का पूरा पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान पर अत्याचार करके उसे मिटा चुका होता। उस समय सिर्फ यूएसएसआर था जिसने हमारी हेल्प की थी, हमें मदद की थी, कहा था कि तुम युद्ध में लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये दोनों कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिस समय भारत आजाद हुआ 1947 में, उस समय इन दोनों शक्तियों ने भारत को अपने अपने गुट में शामिल करने की बात की थी। आपने देखा होगा, आपने नाटो का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? नाटो ये यूएसए का एक ग्रुप था, उसी के पैरेलल या उसी के समानांतर एक ग्रुप और बनाया था जिसे वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है, यूएसएसआर का ग्रुप था। इन दोनों ने भारत से कहा कि आप हम में शामिल हो जाओ, लेकिन हम अभी अभी आजाद हुए थे, हम फिर से किसी दूसरे देश में शामिल नहीं होना चाहते थे, हम उसके अधीन नहीं आना चाहते थे। तो ना तो हम यूएसए में शामिल हुए, ना ही हम यूएसएसआर में शामिल हुए, लेकिन उसके पीछे आप मैं बात करूं तो एक बहुत ही कूटनीतिक विचारधारा थी इसके पीछे। अगर हम यूएसए में शामिल हो जाते, नाटो में शामिल हो जाते, तो यूएसएसआर हमसे कट जाता, ये हमारी मदद नहीं करता। लेकिन अगर हम यूएसएसआर में शामिल हो जाते तो भी यूएसए हमारी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए हमने अलग रहने का विचार किया कि अब हम क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहेंगे, तो ताकि इन दोनों से मदद मिल सके, यूएसएसआर से भी और यूएसए से भी। अब जब यूएसएसआर ने 1971 के युद्ध में हमें सपोर्ट कर दिया कि आप लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। उससे पहले जब ये यूएसए की जो सेना थी उन्होंने हमारे बहुत रोकने की बात की, हम पर प्रतिबंध लगाने की बात की कि आप अभी अभी आजाद हुए हो, आपको बहुत लंबा समय नहीं हुआ है ना, 71 हुआ है अभी, ठीक है, आप युद्ध में शामिल हो गए हैं। तो हम पर क्या है, प्रतिबंध लगाने की कोशिश की इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन फिर भी यूएसएसआर हमारे साथ खड़ा था। जब 1971 का युद्ध शुरू हुआ तो भारत में एक इमरजेंसी घोषित की गई जिसे बाह्य युद्ध के आधार पर लगाया गया था, ठीक है। यहां पर जैसे ही ये युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, तो यहां पर क्या लगी, भारत में इमरजेंसी लगी। आपने देखा होगा कि इमरजेंसी की जब हम बात करेंगे तो इमरजेंसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 3 प्रकार की इमरजेंसी है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। लेकिन यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है। और ये लगा बाह्य युद्ध के आधार पर, ठीक है, यानी कि किसी दूसरे देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया और अपनी जनता की रक्षा करने के लिए यह आपातकाल लगाया गया, ठीक है। जहां पर जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो वहां की पूरी लोकल गवर्नमेंट खत्म होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चली जाती है, ठीक है। ये युद्ध हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही युद्ध खत्म हुआ धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं और ये आवश्यकता महसूस होने लगती है कि भाई लोगों को कुछ कर्तव्य तो पता होने चाहिए।
इस युद्ध से हमने ये देख लिया, जब ब्रुटैलिटी हुई बांग्लादेश में या पूर्वी पाकिस्तान में, कई हजार महिलाओं का रेप कर दिया गया, कत्लेआम कर दिए गए पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने, ठीक है। तो उससे हमें ये महसूस हुआ कि लोगों को अपने कर्तव्य नहीं पता है, उनको कहा कि ऐसा करो तो उन्होंने कर दिया। लेकिन भारत को ये महसूस होने लगा कि लोगों को कुछ कर्तव्य बताए जाने चाहिए, उन्हें कुछ पता होना चाहिए, उनके अधिकार के साथ साथ उन्हें ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए। 1974 में जेपी आंदोलन हुआ, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन। ये बिहार में एक बहुत बड़े स्तर पर पैदा हुआ था, जिसने पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को हिला दिया था। ये 1974 का आंदोलन था, ठीक है। आंदोलन सिर्फ आजादी से पहले ही नहीं हुए, हमने युद्ध भारत में अगर आप आंदोलनों का इतिहास देखें तो सिर्फ आजादी तक आंदोलन नहीं हुआ, उसके बाद भी आंदोलन हुए हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा ही आंदोलन था, जेपी आंदोलन 1974 में। ये बिहार के गांधी मैदान में, यहां पर इन्होंने सबसे पहले, यानी जेपी आंदोलन ने, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति शब्द जो प्रयोग किया गया वो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून को पहली बार किया गया था, संपूर्ण क्रांति, ठीक है। ये छात्रों का भी एक गुट था, यानी कि इनकी जो शुरुआत, या आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है छात्रों के द्वारा, यानी करप्शन को लेकर, ठीक है, बेरोजगारी को लेकर, इनको मिटाने को लेकर ऐसा किया गया था। ये एक राजनीतिक आंदोलन था, राजनीति का आंदोलन। इसमें क्या था कि इसमें सरकार को गिराने की बात की जा रही थी कि यहां पर सिर्फ विधानसभा को मिटा देना या विधानसभा को विघटित कर देना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है संपूर्ण क्रांति। ये जेपी या जयप्रकाश नारायण ने बिहार के गांधी मैदान में जाकर ऐसा कहा था कि हमारा संपूर्ण क्रांति मकसद है, ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ की विधानसभा या उत्तर प्रदेश की विधानसभा को विघटित करना या बिहार की विधानसभा को विघटित करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम किसी राज्य में जाएंगे और वहां की विधानसभा को विघटित कर देंगे, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपने भाषणों में या अपने जो इनका वक्तव्य था उसमें उन्होंने दर्शा दिया कि हमारा जो एक छोटी मोटी क्रांति उद्देश्य नहीं है। इन्होंने 5 जून को पहली बार संपूर्ण क्रांति शब्द का प्रयोग किया। क्रांति शब्द का प्रयोग बहुत समय से होता हुआ आ रहा है। आपने 1857 की क्रांति के बारे में सुना होगा। भारत की आजादी से पहले हजारों क्रांतियां हुई हैं, ठीक है, बहुत क्रांतियां हुई हैं, ठीक है। और उन क्रांति का मतलब ये नहीं था कि शब्द नया है, लेकिन इससे पहले जो संपूर्ण शब्द लगा हुआ है, ये जो शब्द है, ये शब्द संपूर्ण क्रांति, ये इस शब्द का पहली बार 5 जून को जेपी ने, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी ने क्या किया, इसका प्रयोग किया शब्द का। इन्होंने अपने छात्रों से, जो इनके इस आंदोलन में थे, उन छात्रों से कहा कि लगभग 1 वर्ष तक आप क्या करेंगे, विद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज को बंद रखेंगे, ताकि हमें जनता को ये पता हो या सरकार तक ये मैसेज पहुंचे कि इसमें सिर्फ ऐसे लोग शामिल नहीं हैं जो बुजुर्ग लोग हैं या जो राजनीतिज्ञ हैं। उन्हें यह भी महसूस होना चाहिए कि इसमें आज का यूथ भी शामिल है, इसमें छात्र भी शामिल है। क्योंकि करप्शन का क्या है, राजनीतिज्ञ के लिए क्या है, राजनीतिज्ञ क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, आज नहीं तो कल ये लड़ते रहेंगे, इलेक्शन लड़ते रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या छात्रों को होती है, पढ़ेगा, पढ़ने के बाद नौकरी पाएगा, पता चला किसी ने बहुत मेहनत की और दूसरा व्यक्ति बिना मेहनत के कुछ पैसे देकर नौकरी में शामिल हो गया। आज भी ऐसा होता है। तो इन्होंने विद्यालय, कॉलेजेस बंद करने का आह्वान किया। किन से? छात्रों से। ऐसा हुआ भी। उसके बाद जेपी जो थे, यानी कि जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि यह संपूर्ण क्रांति है। मित्रों, इन्होंने लोगों को और उत्तेजित करते हुए कहा कि यह संपूर्ण क्रांति है। मित्रों, ये कोई छोटी मोटी क्रांति नहीं है, ये एक बड़ी क्रांति है, संपूर्ण क्रांति है। और विधानसभा का विघटन मात्र इसका उद्देश्य नहीं है, यानी सिर्फ विधानसभाओं को विघटित कर देना इस क्रांति का मकसद नहीं है। विधानसभा क्या है? सिर्फ एक महज मील का पत्थर है। जैसे मील से एक पत्थर को निकाल लेना, उस तरीके से एक मील का पत्थर है। हमारी मंजिल तो अभी दूर है और हमें अभी बहुत दूर तक जाना है। ये इनका वक्तव्य था, इनका टारगेट समझ है। इन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा इनका मकसद नहीं है, एक स्टेट की सरकार इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद है वो पूरी व्यवस्था जिनको पूरे के पूरे भारत पर कंट्रोल करके रखती है, जिस व्यवस्था ने करप्शन को बढ़ाया है। ठीक है, उन्होंने घोषणा की, आगे जेपी ने घोषणा की कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती।
इन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार मिटाना हो, बेरोजगारी दूर करना हो, शिक्षा में एक नई क्रांति लानी हो, या जितने भी करप्शन के मामले हैं उनको खत्म करना हो, या भ्रष्टाचार को हटाना हो, तो ये आज की व्यवस्था से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये आज की व्यवस्था की ही उपज है। आज की इस व्यवस्था ने ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। अगर ये सही से काम करते, ईमानदारी से काम करते, तो क्या होता? क्या भ्रष्टाचार होता? क्या बेरोजगारी आती? शिक्षा में क्रांति लाने की आवश्यकता होती? क्या छात्रों को किसी आंदोलन में शामिल होने की आवश्यकता महसूस होती, अगर ये व्यवस्था सही से काम कर रही होती तो इन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से ये चीजें समाप्त नहीं हो सकती, हमें इस पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये इस व्यवस्था की उपज है, वे तभी पूरी हो सकती हैं जब इस संपूर्ण व्यवस्था को बदल दिया जाए, और इस परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। समझे? भ्रष्टाचार को मिटाना हो तो विधानसभा को विघटित करने से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, हमें उस जड़ को पकड़ना पड़ेगा, या उस मालिक को पकड़ना पड़ेगा जिस मालिक के अधीन ये सारी चीजें चल रही हैं। समझ रहे? तो इन्होंने कहा कि ये व्यवस्था पूरी खत्म नहीं कर सकती, हमें इस व्यवस्था को ही हटाना होगा, और इस व्यवस्था को, संपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए ही हमें एक संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं। ये संपूर्ण क्रांति है। ये जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी के वक्तव्य थे, ये उनका विचार था, ये उनकी धारणा थी, जिससे उन्होंने उस जो भी इसमें लाखों लोग शामिल थे, इनके वक्तव्य सुनने के लिए आए थे, उनमें जोश का माहौल पैदा कर दिया। ये वो शब्द थे जिनसे क्रांति ने एक नया रूप लिया। ठीक है, अब लोगों को कर्तव्यों का महसूस होने लगा, कर्तव्य महसूस होने लगे। ठीक है, चीजें अगला साल यानी 1974 खत्म होता है और आता है 1975। ये वो साल था, राजनारायण मामला इसमें सुना होगा, क्योंकि यहां पर इंदिरा गांधी चुनाव यानी भारत में चुनाव हुए थे, और भारत में चुनाव होने के बाद दो शक्तियां यानी इंदिरा गांधी और उन्हीं के अगेंस्ट में खड़े थे राजनारायण। तो राजनारायण इंदिरा गांधी से हार गए थे, लेकिन इन्होंने हाईकोर्ट यानी उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने अपील की, एक याचिका दायर की कि इन्होंने अपने इलेक्शन में धांधली की है, और धांधली करने के बाद करप्शन किया है, और करप्शन से ये जीत गई हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है राजनारायण मामला 1975, यानी कि राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश या स्टेट ऑफ यूपी, 1975 का ये मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में भ्रष्टाचार किया है, और हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया और उनके चुनाव को रद्द कर दिया। ठीक है, अब देखो कितनी बड़ी बात है कि इंदिरा गांधी यानी प्राइम मिनिस्टर के जीतने पर आपत्ति लगा दी गई और हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया। और ये अपील, ये याचिका किसने की थी? राजनारायण ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो ऐसे हार नहीं सकते, उनको हराया गया है, उनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी की गई है, उनके चुनाव में कुछ गड़बड़ की गई है। ठीक है, छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस चीज को सही पाया, और सही पाने के बाद कदाचार का दोषी मानते हुए इंदिरा गांधी को उनके चुनाव को रद्द कर दिया। अब पीएम होने के नाते इंदिरा गांधी को बड़ी बेइज्जती, इंसल्ट महसूस हुई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैंसिल करा दिया एक हाईकोर्ट ने। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, ठीक है, उन राष्ट्रपति को क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई तो आप एक काम करो कि आज से यानी 25 जून से, आज रात से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दो। अब देखिए, एक राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में लगा है, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, इन्होंने यानी कि इंदिरा गांधी ने यह तय किया, अपनी एक कमेटी बुलाई, मंत्रिमंडल की समिति बुलाई, और मंत्रिमंडल की एक कमेटी में इन्होंने कहा कि हम भारत में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। तो कहा गया है ना, उस मतलब बातचीत के दौरान पता चलती है ना चीजें कि भाई किस प्रकार से क्या होना है और क्यों नहीं होना है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हम, आप अगर हम ऐसा करेंगे तो सबसे पहले 1971 से जो चली ही आ रही इमरजेंसी है उसको समाप्त करना पड़ेगा, तभी तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, क्योंकि पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। तो तब बात निकल के आई कि 1971 का जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है, यह बाह्य युद्ध के आधार पर लगी हुई है। लेकिन अगर हम 1975 में आंतरिक विद्रोह के आधार पर अगर लगा दे तो क्या यह संविधान के अगेंस्ट होगा? अब ये पॉइंट बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है
कि भाई एक इमरजेंसी तो लग रही है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हुआ है तो हम इस राज्य में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते। लेकिन यहां पर एक लूपहोल ढूंढा गया और ये कहा गया कि जी 1971 का राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य युद्ध के आधार पर लगा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाना है, नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी है। ठीक है, और आंतरिक विद्रोह यानी कि ये दोनों पॉइंट अलग हो जाएंगे कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य युद्ध से के कारण तो लगा हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मामला है आंतरिक विद्रोह का, ये भारत के आंतरिक का मामला है, भारत के अंदर का मामला है। तो इसमें बाह्य के आधार पर तो युद्ध राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा नहीं, हम लगाएंगे आंतरिक विद्रोह के आधार पर। और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को यह कहा कि आप आज रात से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगवाएंगे की घोषणा करेंगे। और यह राष्ट्रीय आपातकाल बहुत लंबे समय तक चलने वाला था। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो फिर सारी की सारी जो लोकल गवर्नमेंट से खत्म हो जाती है और पूरी पावर किसके हाथों में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के हाथों में। अब जब इमरजेंसी लगी हुई है तो इलेक्शन नहीं हो सकता, और जब इलेक्शन नहीं होगा तो प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा, जो पुरानी प्राइम मिनिस्टर है वो रहेंगी। ठीक है, तो इन्होंने इस चुनाव पे अपनी अधिकारिता यानी कि अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति को ये चीजें थोप दी कि भाई आप राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ। उस समय यह व्यवस्था नहीं थी कि भाई राष्ट्रपति को लिखित रूप में देना होगा, ये तो इसके बाद में आई हैं चीजें, क्योंकि 1975 में ऐसी कुछ कमियां थी, ऐसी कमियों को पकड़ा गया जिन्हें सुधारना जरूरी था, और उसका कारण थे इंदिरा गांधी जी, राष्ट्रीय आपातकाल का लगाया जाना। ठीक है, 1971 से चली आ रही ये पूरी की पूरी व्यवस्थाएं हैं, है ना, कितना समय हो गया है, 1971 में इमरजेंसी लगी थी और हम पहुंचे 1975 में, और यहां पर 2 इमरजेंसी हमने लगा दी। और ये जो 1975 सारी की दोनों इमरजेंसी है 21 मार्च 1977 तक चली, यानी कि लगभग 21 महीने तक। ठीक है, अब इसी इमरजेंसी के दौरान, जब ये इमरजेंसी चल रही थी, तो इसी इमरजेंसी के दौरान एक समिति का गठन किया गया, क्योंकि इस समय महसूस हो रहा था कि हमें लोगों को कर्तव्य बताए जाएं। यहां पर संविधान के साथ बहुत छेड़छाड़ भी की गई, कुछ बदला गया, बहुत सारी चीजें बदली गई, संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति के शक्तियों में बदलाव किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति अगर कोई कार्य करेगा जो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल उसको कह रहा है तो उसको वापस करना है या नहीं करना है, या आंख बंद करके उस पर भरोसा करके उसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार के संविधान के साथ कुछ छेड़छाड़ किए गए। ठीक है, जब ये बात चल रही थी यानी इमरजेंसी लागू थी, तो इसी दौरान एक समिति का गठन किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस समिति का काम था कि भाई आज से जो चीजें चली हुई आ रही हैं इस व्यवस्था को समझो, है ना, जो ये चीजें हुई है इस व्यवस्था को समझो, रिपोर्ट दो कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लोगों के कर्तव्य वगैरह हैं, क्या लोगों को कर्तव्य बताए जाने चाहिए। इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाओं की जानकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति को। ठीक है, अब भाई इस मामले में अगर इन्हें कर्तव्य बताने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी तो इसके लिए हमारे पास कुछ और भी था। हमारे लॉ मिनिस्टर थे HR गोखले, उन्होंने भी महसूस किया कि हाँ एक समिति तो होनी चाहिए जो लोगों को के लिए या हमें यह रिपोर्ट दे सके कि लोगों के लिए उनके कर्तव्यों को शामिल किया जाए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, इंदिरा गांधी ने जब इनका गठन किया, इस समिति का गठन किया, इनके हेड बनाए गए सरदार स्वर्ण सिंह और इन्हीं के नाम पर इस समिति को जाना जाता है। ठीक है, अब इस समिति ने क्या किया, सिफारिश दी कि संविधान में मूल कर्तव्यों का अलग से एक पार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग से एक पार्ट होना चाहिए, एक चैप्टर होना चाहिए, जैसे भाग 3 भाग 4। ठीक है, इसने ये सिफारिश की। दूसरा इसने कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। यानी कि लोगों को अपने अधिकारों का तो पता है, संविधान में लिखित है ना, उल्लिखित है संविधान में कि भाई क्या है कि आपके जो ये अधिकार है आपको दिए जाएंगे, उनका प्रयोग व्यक्ति करता है, लेकिन इसके अलावा लोगों को अपने कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। अगर वो कहीं ट्रेन में बैठ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि सरकारी प्रॉपर्टी इसको डैमेज नहीं करना है।
अगर कहीं पर सम्मान करने की बात आए, राष्ट्रीयता की भावना की सम्मान करने की बात आए, नेशनल फ्लैग के सम्मान करने की बात आए, तो उनको पता होना चाहिए कि हमें सम्मान करना है। ठीक है, आगे इन्होंने कहा इस समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 को पारित किया गया। यानी कि जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई चलो ठीक है, संविधान में इनको जोड़ दिया जाए और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर इन कर्तव्यों को लोगों को बताया जाना चाहिए। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा बदलाव था संविधान में। ठीक है, और इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी दौरान ये वो भाग है, ये वो संविधान संशोधन है जिसमें संविधान की प्रस्तावना में पहली और अभी तक आखिरी बार संशोधन हो चुका है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 वही शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना में पहली बार जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। समझे? अब इस समिति ने सिफारिशों को संविधान में शामिल, इसने कुछ सिफारिशें तो की थी, लेकिन उन सिफारिशों को संविधान में कुछ सिफारिशों को छोड़ दिया गया कि भाई एक काम करो, अभी रहने देते हैं, बाद में इनकी सिफारिशों को देखने की कोशिश करेंगे। इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर क्या किया गया कि समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने जाने का अनुमान या सिफारिश की, अनुशंसा की कि संविधान में 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए और उनका अनुपालन न करने पर दंड के प्रावधान की सिफारिश की। कहा कि 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ो और अगर कोई व्यक्ति इनका अनुपालन नहीं करता है, ठीक है, तो उन्हें फिर दंड की सिफारिश की जाए, दंड का प्रावधान किया जाए। और इनकी सिफारिशों के आधार पर ही संविधान में भाग 4A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग 4A जोड़ा गया। ठीक है, और इसी में एक ही अनुच्छेद है और वो अनुच्छेद है कौन सा? 51A। इसे जोड़ा गया और इस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51A में पहली बार 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो जाहिर सी बात है कि ना तो इनके पूरे के पूरे सिफारिशों को शामिल कर लिया गया है ना। ऐसा भी तो होता है कि भाई जरूरी नहीं है कोई समिति पूरी तरीके से सही हो, हमें कुछ बुरा भी लग सकता है, हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं छोड़ो यार, ऐसा नहीं करते, कुछ और जोड़ते हैं। 8 सिफारिशें की, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनकी सिर्फ 8 ही सिफारिशें थी, लेकिन इन्होंने की थी और उसके अलावा भी कुछ और सिफारिशों को, कुछ और कर्तव्यों को, कुल मिलाकर 10 कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया 1976 में। ठीक है, उन्होंने कहा नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना आना चाहिए। इसकी बात हम कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ना संविधान निर्माताओं की ऐतिहासिक भूल थी, जिसे हमने ठीक कर दिया है। अब यहां पर इसने अपना राजनीतिक एक पक्ष लिया, एक कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का ही मामला था। स्टार्टिंग से कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही है और ये कांग्रेस पार्टी का मामला था। इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने लगाई। इन्होंने कहा कि संविधान जो निर्माता थे उनकी ये सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो हो सकता है ये सारी चीजें होती ना, लोगों को अपने कर्तव्यों के अधिकार की तरह अपने कर्तव्यों का भी पता होता। लेकिन इस भूल को अब हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ठीक कर दिया है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इस समिति ने कुछ और भी सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों को भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया। कहा गया सरकार ने कि नहीं यार, ये ऐसा नहीं करते, इतना नहीं करते, लोगों को इतना क्या करना है, कुछ और देखते हैं, कुछ और जोड़ते हैं। इनमें पहली सिफारिश थी कि अगर कोई किसी कर्तव्य के अनुपालन से मना कर देता है, यानी कि वो सभी कर्तव्य जो संविधान में शामिल किए गए हैं, कि अगर कोई उनका पालन करने से मना कर देता है तो संसद आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। इसे संविधान में नहीं जोड़ा गया, हटा दिया गया कि यार चलो छोड़ो, वैसी मौलिक अधिकारों को लेकर आप अदालत जा सकते हैं और भी बहुत सारे कानून हैं जिनको लेकर आप अदालत जा सकते हैं या कानून बनाए जा सकते हैं। कर्तव्यों को जबरदस्ती पालन कराने के लिए हम कानून नहीं बना सकते, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, इसको संविधान में शामिल ही नहीं किया गया। दूसरी सिफारिश ये की गई कि कर्तव्यों के अनुपालन को लेकर संसद कोई कानून बनाती है तो उस पर मूल अधिकारों को लेकर भी किसी अदालत में सुनवाई नहीं की जा सकती। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, इसको समझो कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कर्तव्य का अनुपालन नहीं करता है या कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो अगर उसे पालन करवाने के लिए संसद कोई कानून बनाती है तो उस कानून को इस आधार पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।
ये तो वही बात हुई जैसे डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों की बात चल रही थी कि 39B और 39C को लागू करने के लिए अगर संसद कोई कानून बनाती है तो उसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ये कहकर कि भाई वो आर्टिकल 14, 19 और 31 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। उसी तरीके से यहां पर भी कर दिया गया, लेकिन सरकार ने इसको अस्वीकार कर दिया और कह दिया कि नहीं, हम शामिल नहीं करेंगे, छोड़ो, जाने देते हैं। तीसरी सिफारिश ये की गई कि कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। इसे भी सरकार ने मना कर दिया कि देखो, कर वर्ग की अभी बात छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय इतनी अमीर लोग तो थे नहीं, है ना, बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं थे जो उन्हें टैक्स देना पड़े, और क्यों जबरदस्ती किसी पर बर्डन डाला जाए कि भाई आप टैक्स दो कुछ लोगों पर। तो ऐसा करते हैं कि इसको अभी हटा देते हैं, लेकिन जब आवश्यकता महसूस होगी तब जाकर हम इसे क्या करेंगे, भारतीय संविधान में शामिल कर लेंगे, लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मूल कर्तव्यों के विवरण की, कि भाई कितने और कौन कौन से मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, पहला कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। कि लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमें संविधान का पालन करना है, कि ये जो किताब है, जिसकी किताब के अनुसार इस पूरे के पूरे भारतीय साम्राज्य या भारतीय सरकार या भारत पूरे के पूरे राष्ट्र की कानून व्यवस्था टिकी हुई है, उसका पालन हमें करना है। उसके आदर्शों पर हमें चलना है कि क्या आदर्श हैं, जैसे डीपीएसपी का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो सरकार का कर्तव्य है कि वो उसके आदर्शों पर चले। उनकी संस्थाओं की जो है उनका अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, और पालन करने के साथ साथ उनके नियमों और कानूनों को मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये क्या है, ये पहला क्या चीज है, मौलिक कर्तव्य है कि लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो इन कामों को करे। लेकिन अगर नहीं करेगा तो अदालत लेकर नहीं जा सकते, है ना, ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको मानना ही पड़ेगा, जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट है कि नहीं, फंडामेंटल राइट तो अनिवार्य है कि सबको मानना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, और किसी के भी अधिकारों का वायलेशन नहीं हो सकता। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज कर पाना, उसको निभाना अपनी एक आंतरिक इच्छा है, अगर आप चाहें तो निभाएं, लेकिन राज्य ये कोशिश करेगा या प्रत्येक नागरिक का ये ड्यूटी होगी कि उसे ऐसा करना चाहिए। आप प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजय रखे और उनका पालन करें। हमारे यहाँ पर जितने भी आंदोलन हुए हैं, वो आंदोलन हर किसी ना किसी कारण से हुए हैं। आजादी के पहले के आंदोलनों की बात करूं तो उनका मकसद था भारत को आजादी दिलाना, स्वतंत्रता, समानता लेकर आना, उनके आदर्शों पर चलना है। ठीक है, और उन आदर्शों को हमें अपने हृदय में संजो कर रखना है कि भाई दोबारा ऐसी सिचुएशन ना आए। राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने का जो हमारे आदर्श थे, जो हमारी अंतर भावना थी, जो हमारे विचारधारा थी, उसका पालन हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजादी हमें किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं चाहिए थी। गांधी जी को सिर्फ अपने लिए आजादी नहीं चाहिए थी, भगत सिंह को सिर्फ अपने लिए आजादी नहीं चाहिए थी, पूरे देश के लिए आजादी चाहिए थी, और उन आदर्शों को हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारा कर्तव्य होगा कि भारत की प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। प्रभुसत्ता यानी भारत की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो उसको अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए। ठीक है, भारत की एकता को बनाकर रखा जाए, उसको अखंडता को बनाकर रखा जाए। ठीक है, हमने देखा होगा कि भारत अखंड भारत का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, चाणक्य भी चाहते थे कि पूरा भारत अखंड भारत हो, यानी उसके खंडन ना हो, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटा हो। तो उसी तरीके से हम उसकी अखंडता की रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है और हमें छोड़ दिया कि जाओ भाई रहो तुम। कोई हमसे दूसरा देश आकर कह रहा है कि भाई आप हमें अपना सर्द कश्मीर दे दो, हम नहीं दे सकते भाई, हमें अपनी अखंडता को बनाकर रखना है। ठीक है, चौथा हमारा कर्तव्य कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। ठीक है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो भारत में रहते हुए भारतीय देश की रक्षा करे, और अगर उसे बुलाया जाता है कि भाई आपकी हमें मदद की जरूरत है, तो हमें जाना पड़ेगा। जब तक भारत माता नहीं बुला रही है तो आराम से रहकर भारत की रक्षा करें, लेकिन जब भारत माता बुलाएंगी तो हमें उनकी रक्षा करने तो जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर रहा है और हमें बुलाया जा रहा है कि भाई आओ
आपकी जरूरत है, नागरिकों की जरूरत है, क्योंकि आपका भी देश है, तो हमें जाना पड़ेगा और हमें जाना भी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा कर्तव्य क्या है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखो, ये आग्रह किया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि हमें एक भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, जो किसी भी धर्म, भाषा के भेदभाव से परे हो। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ ये नहीं देखना है कि भाई आप किस जाति के हो, किस रंग के हो, किस कलर के हो, है ना, या किस जाति से आए हो, किस धर्म से आए हो, आप मुस्लिम हो के नहीं, छोड़ो, आपकी मदद नहीं करेंगे, आप हमारे भाई नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें सब में भारतीय निवासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं, तो हमें एक साथ होकर रहना है। हमें यहाँ पर सबको मिलकर भारत की रक्षा करनी है, भारत में भ्रातृत्व की भावना बढ़ानी है, भाईचारे की भावना बढ़ानी है। हमें किसी से जलना नहीं है। हमें ये नहीं कहना है कि भाई तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम वही रहो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि समाज की ऐसी प्रथाओं को मिटाना होगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सती प्रथा हटाई गई है कि नहीं? भाई सती प्रथा क्या था? महिलाओं के विरुद्ध थी, उनके सम्मान के विरुद्ध थी, उन्हें हटा दिया गया। और ऐसी में कितनी आपको एग्जाम्पल्स दूं जो महिलाओं के विरुद्ध, महिलाओं के खिलाफ या महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध ऐसी व्यवस्थाएं चली हुई आ रही थी जिनको समाप्त कर दिया गया। आप देखते हैं पर्दा प्रथा अब नहीं है, हालांकि कुछ लोग इसे सम्मान से देखते हैं कि महिला क्या होती है कि उनको पर्दा करके रखना चाहिए। बहुत सारी चीजों को समाप्त किया गया है कि नहीं? तो ये हमारा सम्मान होगा कि हमारा कर्तव्य होगा कि हम भाईचारे की भावना को बनाकर रखें और ऐसी प्रथाओं को समाप्त करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कर्तव्य की। हमारी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमें उसको बनाकर रखना है, उसके महत्व को समझना है। ठीक है, हमें गौरव होना चाहिए खुद पर कि हम भारतीय हैं। हमारी जो परंपरा है उसको हम संजो कर रखना चाहिए, उसका रक्षा हमें करनी चाहिए। ठीक है, यह भी हमारा कर्तव्य होगा। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखा जा सके। समझे कि नहीं? कि हमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है। और पर्यावरण में बहुत सारी, जैसे वन्य जीव रहते हैं, झील, नदी, इन सभी चीजों की हमें ख्याल रखना है। हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है, क्योंकि ये प्राकृतिक है और ये हमारी है। हमें जिस तरीके से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, हमें आने वाली पीढ़ियों को भी ये सौंपना है। ये विरासत के तौर पर देखी जाती है, जिसे प्राकृतिक विरासत कहा जाता है। हम अपनी प्रॉपर्टी, या मैं कहूं कि हमारे पूर्वजों से जो मिली हुई धन संपदा है, जो हमें मिल रही है, जो हमें आ रही है, जिसे पूर्वजों ने हमें दौलत दी है, तो हम उसे संजो कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, उसे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन पर्यावरण को कितना नुकसान हम पहुंचा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें विरासत में फ्री में मिल गया है, हम उसका महत्व कोई नहीं समझ रहे हैं। हमें इन सब चीजों की रक्षा करनी चाहिए। हमें वन, झील, नदी, वन्य जीव, वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें बचाकर रखना चाहिए। प्रकृति सिर्फ हमारी नहीं है, उन जानवरों की भी, उन वन्य जीवों की भी है जो उन पर निवास करते हैं। उसे बढ़ाना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा को रखना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए और प्राणी मात्र पर दया भाव रखनी चाहिए। यानी ऐसे सभी व्यक्ति या ऐसे सभी प्राणी जिनमें जीवित प्राणी, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास कोई आया है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उस पर दया दिखानी चाहिए, उसे मार पीट कर भगाना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? तो अगला क्या मौलिक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखिए, हमें वैज्ञानिकता पर ध्यान देना है, तार्किकता पर ध्यान देना है। हमें यह नहीं सोचना है कि भूत प्रेत होते हैं, हमें जादू टोने पर विश्वास नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें अपने ज्ञान को अर्जित करना है, ज्ञान को बढ़ाना है। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक व्यू में देखना है। ठीक है, हमें लॉजिकल वे में सोचना है कि भाई ये चीज है तो क्यों है। हमें ये नहीं कहना है कि भाई वहां जाएंगे तो हम वहां पर भूत रहता है, हम नहीं जा सकते, मार देगा, जान से मार देगा। जादू टोने पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि बलि देकर, अगर मैंने किसी की बलि दे दी तो ये काम हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन चीजों से निकलना है। हमें सुधार की भावना का विकास करना है भाई। ठीक है, हमें लॉजिकल वे में सोचना है, हमें साइंटिफिकली सोचना है कि भाई किस प्रकार से काम होता है। ठीक है, अगर किसी ने कहा कि भाई ये ऐसा नहीं कर सकते, पेड़ का रंग हरा क्यों होता है, भाई होता है, हम पढ़े,
आप पढ़ो जाके क्यों होता है ना। तो ये सारी चीजें का विकास, इस सारी चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति, अभी बात की थी पब्लिक प्रॉपर्टी की। हम कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, उसे हमें खराब नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। हम सड़क पर जा रहे हैं तो सड़क को तोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। अगर हम कहीं बस में बैठे हैं, कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो सरकार की प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी मतलब हमारी प्रॉपर्टी, ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। और सार्वजनिक प्रॉपर्टी ऐसी संपत्ति होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पर आपको जाने से रोका नहीं जा सकता, जहां पर हर कोई जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, हिंसा से दूर रहें, यानी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ, हमें भाईचारे की भावना को बनाकर रखना है। और अगर हम हिंसा करेंगे तो पुलिस बीच में आएगी। अगर हिंसा का क्या मतलब है कि अगर हमारा कर्तव्य, हम मान रहे हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम लड़ें दूसरों से, तो भाई सामने वालों के मौलिक अधिकार का भी तो हनन हो रहा है, वो अदालत भी तो जा सकता है। आप सिर्फ ये सोचकर लड़ रहे हैं कि भाई हिंसा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन क्या कहा गया कि हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए, हमें लड़ना नहीं चाहिए। गांधी जी भी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म है, कहते हैं कि नहीं, कि अहिंसा परम धर्म है व्यक्ति का। तो उसी तरीके से हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अगला कर्तव्य क्या कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, ठीक है। भाषा आपको थोड़ी टफ लग सकती है। सिंपल शब्दों में अगर मैं इस पॉइंट को बताने की कोशिश करूं कि सब व्यक्तियों को अपना विकास करना चाहिए, सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से विकास करना चाहिए, चाहे सामूहिक रूप में करें या व्यक्तिगत रूप में करें। अगर मैं अपना विकास कर रहा हूं तो मेरे अल्टीमेटली विकास से किसका फायदा हो रहा है, पूरे देश का फायदा हो रहा है, ठीक है। भाई मैं अगर कोई बिजनेस ओपन कर रहा हूं तो बिजनेस में अकेला नहीं कर सकता, मुझे नौकरियां देनी होंगी, लोगों को, लोग हायर करने होंगे। और अगर मैं लोगों को हायर करूंगा तो मैं उनको पैसा दूंगा, और अगर मैं उनको पैसा दूंगा तो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, वो किसी और को पैसा देंगे कुछ चीज खरीदने के लिए, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें चलती हुई आ रही हैं और ये होना भी चाहिए। अगर हम अपना मिलकर विकास करेंगे, एक संस्था विकास करेगी तो सीधा सीधे तौर पर क्या होगा, देश विकास करेगा। देश विकास करेगा तो दुनिया में नाम होगा, ठीक है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बाद का या सबसे नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। अपने बालकों मतलब अपने बच्चों, चाहे वो गोद लिया हुआ हो, अपना बायोलॉजिकल कोई संतान उत्पन्न हुई है उसका हो, वो हो, सभी, यानी कि जो भी बच्चे आपके अधीन आते हैं, जिनका पालन पोषण आप कर रहे हैं, आपका फर्ज है कि आप 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। ये जिम्मेदारी है, नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी है, ठीक है। और ये कब जोड़ा गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 76 में ये 10 मौलिक कर्तव्य यहां पर जोड़े गए। लेकिन 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। मैंने कहा था ना लास्ट क्लास में कि 86वां संविधान संशोधन एजुकेशन को लेकर होने वाले बदलावों से संबंधित है, जो 2002 में हुए थे। आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया, इसी आधार पर जोड़ा गया था, इसी के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। हमने डीपीएसपी की बात की, डीपीएसपी में भी एजुकेशन की बात इसी आर्टिकल के, इसी अनुच्छेद के तहत आई, इसी संशोधन के तहत आई। और आप ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भी शिक्षा की बात करता है। 11वां मौलिक कर्तव्य ये भी 86वें संविधान संशोधन के तहत आया है, ठीक है। आगे बढ़ूं तो मैं बात करता हूं, मौलिक कर्तव्य न केवल नागरिकों पर बल्कि राज्य पर भी लागू होते हैं, ठीक है। भाई राज्य भी तो सरकार लोगों से मिलकर बनी है, उनके भी तो कुछ कर्तव्य हैं, या सिर्फ नागरिकों के कर्तव्य या सिर्फ आम लोगों के कर्तव्य हैं? नहीं, बहुत से लोगों के कर्तव्य हैं, ठीक है। पूरी की पूरी सरकार के जो लोग हैं, सरकारी में जो शामिल हैं, सबके कर्तव्य हैं, सब पर लागू होते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। अगर मौलिक कर्तव्य के उद्देश्यों की बात करूं मैं आगे कि भाई इनके कर्तव्यों का शामिल करने का क्या उद्देश्य था, क्यों भारत में शामिल किए गए, हमने कुछ पॉइंट्स देखे, ठीक है। हमने युद्ध की बात की, हमने इमरजेंसी की बात की, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नागरिकों में देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए। देश में देशभक्ति को बढ़ाया जाए। हमने बात की थी ना कि राष्ट्रीयता का सम्मान करना देशभक्ति, हमने बात की थी ना कि राष्ट्रीयता का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। उसी तरीके से नागरिकों में देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। देश की प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा करने के लिए ऐसा किया गया, पढ़ चुके हैं।
राज्य के विविध कर्तव्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए ऐसा किया गया कि राज्य के जो ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य हैं, उनके निष्पादन में सहायता हो सके, इसलिए भी मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। आचरण संहिता का पालन करने के लिए नागरिकों की सहायता करने के लिए भी ऐसा किया गया। आचरण संहिता, व्यवहार, ठीक है, का पालन करने के लिए, नागरिकों की सहायता करने के लिए भी मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। व्याप्त अनुशासनहीनता को समाप्त करना, यानी ऐसा अनुशासन जो भारतीय देश में दिखाई देता है, अनुशासन दिखाई देता है, सभी को अनुशासन में लेकर आना, या जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं उन अनुशासनहीनता को समाप्त कर क्या करना होगा, हमें समानता लेकर आनी है, अनुशासन लेकर आना है। ये बात, इस कर्तव्य था, यह उद्देश्य था मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का। ठीक है, अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। मूल कर्तव्यों, निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के मध्य जो संबंध है, मूल अधिकारों, निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्यों के मध्य, इन तीनों में क्या मेल मिलाप है, अगर थोड़ा बहुत देखते हैं कि क्या हो सकता है, किस प्रकार के मूल कर्तव्यों माने जाते हैं, इन तीनों में क्या अंतर है, क्या इनमें समानताएं नजर आती हैं, चलिए बात करते हैं। पहला देखते हैं कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम बात कर चुके हैं कि ये दोनों एक साथ ही चलेंगे, अलग अलग नहीं चल सकते। ठीक है, अगर आपको मूल अधिकार प्राप्त करने हैं तो आपको आपके कर्तव्य भी पता होने चाहिए, नहीं तो आपको ये कैसे पता होगा कि मुझे अधिकार, जो अपना मेरा अधिकार मुझे मिला हुआ है, वो मुझे किस लिमिट तक या किस हद तक उसका प्रयोग करना है ना। अगर मुझे बोलने का अधिकार दिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस हद तक बोलना है, आपकी लिमिट क्या है बोलने की। क्या आप किसी व्यक्ति को अपने शब्दों से परेशान कर सकते हैं? क्या उसे ठेस पहुंचा सकते हैं? उसके सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी ने तर्क दिया था कि मूल कर्तव्य मूल अधिकारों को सीमित नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा था कि मूल कर्तव्य जो हैं वो मूल अधिकारों को सीमित नहीं करेंगे, बल्कि लोकतांत्रिक संतुलन को स्थापित करेंगे। ठीक है, जब ये बात चल रही थी, आलोचकों का मानना रहता है कि भाई इन दोनों में मतभेद होगा, मनमुटाव होगा। जिस प्रकार से डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में विवाद उत्पन्न होता था, सब में होता है। अगर दो चीजें एक साथ रहेंगी तो कभी ना कभी तो मनमुटाव होगा ही, भेदभाव तो होगा ही, है ना। मतलब भेदभाव नहीं, विरोध तो होगा ही एक दूसरे का। तो कहा, इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मूल कर्तव्यों का मूल अधिकारों को सीमित नहीं करेंगे। मूल अधिकार अलग हैं, मूल कर्तव्य अलग है, लेकिन ये दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा मान सकते हैं कि एक रथ के दो पहियों के समान हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, मूल कर्तव्य नागरिकों के उत्तरदायित्व हैं, यानी कि जो मूल कर्तव्य है वो नागरिकों का उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। ठीक है, कि भाई आपको किस प्रकार से काम करना है, आपके कर्तव्य क्या, आपकी ड्यूटीज कहाँ है। अगर भारत में आप रह रहे हो तो आपकी ड्यूटीज क्या क्या है। ठीक है, जब भी आप घर में रहते हैं, एक परिवार रहता है, पूरे के पूरे घर में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ आपका उत्तरदायित्व है, आपकी ड्यूटी है ना, कि आपको ये काम करना है, आपको ये नहीं करना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जबकि निदेशक तत्व राज्य की नीतियों के प्रमुख आधार हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य नागरिकों के उत्तरदायित्व यानी कि उनकी जिम्मेदारी है, जबकि निदेशक तत्व राज्य की नीतियों के प्रमुख आधार हैं कि नीतियां किस प्रकार से बनाई जाएंगी, किस बेस पर बनाई जाएंगी, ये सारी चीजें हैं। और दोनों के लिए कोई कानून बाध्यकारिता निर्धारित नहीं की गई है, कि कानूनी बाध्यकारिता नहीं है आपके लिए, ना तो डीपीएसपी के लिए, ना मौलिक कर्तव्यों के लिए। लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए बाध्यकारिता है कि वो तो आपको मिलेंगे, वो तो निश्चित है, लेकिन इनके लिए कानूनी बाध्यकारिता नहीं है। ठीक है, मूल अधिकारों का उपयोग करने वाले नागरिकों को संविधान के आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। यानी कि ऐसे वो व्यक्ति जो मूल अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, जो क्या करेंगे कि संविधान का पालन और उसके आदर्शों का सम्मान करेंगे। ठीक है, ये भी उनके बीच में संबंध है। ठीक है, आगे कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में यह व्यवस्था दी। कब दी? 1992 में यह व्यवस्था दी कि मूल कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए किसी विधि को अनुच्छेद 14 एवं 19 के उल्लंघन के आधार पर अमान्य सिद्ध नहीं किया जाएगा। यह डीपीएसपी के मामले में भी था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में मूल कर्तव्यों के मामले में भी ऐसा कह दिया और कहा कि मूल कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए बनाई गई कोई भी विधि, उसको अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर अमान्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? अमान्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। और मूल कर्तव्य न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते। जिस प्रकार से डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, उसी प्रकार से एक मौलिक कर्तव्य भी न्यायालय के द्वारा
प्रवर्तनीय नहीं है। नागरिकों को कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें यह नहीं कहा जा सकता कि भाई तुम्हें कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं तो आपको पब्लिक प्रॉपर्टी का सम्मान करना ही पड़ेगा, अगर आप जा रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय सम्मान में उठना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि आप पालन करना चाहिए आपको, लेकिन आपसे बाध्य किया जाएगा का पालन कराने के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ प्रवर्तनीय कानून का हिस्सा है, यानी कि क्या कहा गया, नागरिकों को कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन उनमें से कुछ प्रवर्तनीय कानून का हिस्सा है, यानी कुछ वो उन्हें तो प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, लेकिन कुछ कानून ऐसे बना दिए गए हैं जो प्रवर्तनीय है। जैसे एक कानून बनाया गया कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, कि अगर कोई राष्ट्र का अपमान करता है तो उसके निवारण के लिए वो प्रवर्तनीय कराए जा सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में ये आया था। इसके अलावा और भी थे। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि कोई प्रवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन कुछ कानून प्रवर्तनीय हैं जो बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विभिन्न समितियों की और कुछ न्यायिक व्याख्या की। सबसे पहले बात करते हैं MC मेहता का मामला 1991 में। इस मामले में न्यायालय ने मूल कर्तव्यों के संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए। ठीक है, यानी कि मामले अगर हम मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं तो इसमें मौलिक कर्तव्यों के संबंध में ही दिशा निर्देश दिए जाएंगे। 1991 में MC मेहता के मामले में न्यायालय ने कुछ मूल कर्तव्यों को लेकर कुछ नियम ये निर्देशित किए थे या कुछ दिशा निर्देश दिए थे। पहला तो ये था कि शैक्षणिक संस्थाओं में सप्ताह में कम से कम 1 घंटे के लिए पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी प्रावधानों के बारे में पढ़ाते हुए केंद्र सरकार व्यवस्था करेगी और संस्थाओं में संबंधित पुस्तक निःशुल्क उपलब्ध कराएगी या वितरित करेगी। देखिए क्या कहा गया कि शैक्षणिक संस्थाओं में सप्ताह में कम से कम 1 घंटा पर्यावरण के बारे में बताया जाए। ठीक है, वन्य जीवों के बारे में बताया जाए और उनके संरक्षण के बारे में बताया जाए, उनके प्रावधानों के बारे में बताया जाए कि भाई ऐसा क्या है, ताकि लोगों को, बच्चों को भी अपने कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए कि हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार व्यवस्था करेगी और केंद्र सरकार ये भी करेगी कि इस संस्थाओं में, यानी कि जो स्कूल्स हैं, उन स्कूलों या संस्थाओं में क्या करेगी, इस पर्यावरण से संबंधित या इस पॉइंट से संबंधित पुस्तकों को निःशुल्क वितरित कराएगी, उनका वितरण करेगी स्कूलों में। ठीक है, आगे क्या कहा गया कि सभी सरकारें स्वच्छता सप्ताह का आयोजन करेंगे, स्वच्छ सप्ताह का आयोजन करेंगे। है, एक सप्ताह होगा जिसे स्वच्छता सप्ताह कहा जाएगा, उसका जिक्र किया गया। अब देखिए यहां पर एक तो हमने बात की थी स्वर्ण सिंह समिति की और दूसरी जस्टिस वर्मा समिति का हम जिक्र कर रहे हैं। किसका? जस्टिस वर्मा समिति। अब जस्टिस वर्मा समिति क्या कहती है कि इसने विद्यालयों के पाठ्यक्रम और शिक्षकों के शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की। इसने कहा कि विद्यालयों का जो सिलेबस है, उन सिलेबसों में और शिक्षकों के जो शिक्षा कार्यक्रम है, उन क्षेत्रों में मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाए। ये जस्टिस वर्मा समिति ने मतलब अपनी अनुशंसा दी, अपनी सिफारिश की सरकार से कि सरकार ऐसा करे। नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? संविधान सब तो पढ़ते नहीं है, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके कर्तव्य। आपने देखा होगा जितनी भी NCERT बुक हैं उसमें प्रस्तावना भी होती है और उसके साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी जिक्र होता है, जो सरकारी किताबें होती हैं। प्राइवेट में तो नहीं होती, सरकारी किताबें जितनी भी होती हैं उन सरकारी किताबों में संविधान से रिलेटेड चीजें होती हैं, मौलिक कर्तव्यों का जिक्र होता है। जब हम बचपन में पढ़ते थे, हमने किताबें देखी थी, पिछले पेज पर मौलिक कर्तव्य होते हैं, 11 मौलिक कर्तव्य लिखे होते हैं। ठीक है, और उसमें फिर एक प्रस्तावना लिखी होती है संविधान की, ताकि हमें ये पढ़कर पता चले कि हाँ संविधान नाम की कोई चीज है। बच्चों को कैसे पता चलेगा? कि जब बड़ों को नहीं पता चलेगा तो बच्चों को कौन बताएगा कर्तव्यों के बारे में? तो उन्होंने कहा कि विद्यालयों में के पाठ्यक्रम में ऐसा होना चाहिए, सिलेबसों में इसको शामिल किया जाए और शिक्षकों का जो शिक्षा कार्यक्रम है, जो पढ़ाने का तरीका है या जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, उसमें भी इन शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे इसने कहा कि 2003 में न्यायालय ने केंद्र को समिति के सुझावों के अनुसार नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों के पालन करने के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया। 2003 में न्यायालय ने केंद्र को यह भी निर्देश दिया कि भाई आप अगर नागरिकों के लिए कानून बनाएं, उन नागरिकों के लिए ऐसा कानून जो मूल कर्तव्यों के पालन ना करने के लिए ऐसा किया जाए, या फिर बनाने के लिए कि भाई बनाओ, कानून बनाओ कि व्यक्ति क्या करेगा, मूल कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, ये सिफारिश की जस्टिस वर्मा समिति ने।
उसके बाद क्या होता है कि 2002 में की अगर मैं बात करूं तो 2002 में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक केंद्रीय आयोग यानी कि NCRWC की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा की अनुशंसाओं को कार्यान्वयन की सिफारिश की गई। यानी कि 2002 में जो संविधान की जो कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक केंद्रीय आयोग यानी NCRWC यानी नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की रिपोर्ट में क्या किया गया, इसने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि जस्टिस वर्मा की अनुशंसाओं को क्रियान्वित किया जाए। ठीक है, करना चाहिए क्योंकि उनकी सिफारिशें जो है वो बहुत अच्छी हैं। अगर उनकी सिफारिशों को शामिल करेंगे कि लोगों को कानून के बारे में पता चलेगा या लोगों को भाग 4A के बारे में पता चलेगा कि भाई संविधान में एक भाग 4A नाम का कोई भाग है, एक चैप्टर है जिसमें मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है। व्यक्तियों को यह बताया गया है कि आपके कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें आपको निभाना आना चाहिए। ठीक है, आगे कहा कि रिपोर्ट में यानी इस रिपोर्ट में NCRWC की रिपोर्ट में कहा गया कि जनता को संवेदनशील बनाया जाए, यानी जनता को संवेदनशील सेंसिटिव बनाया जाए और नागरिकों के बीच मूल कर्तव्यों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एक सामान्य जागरूकता पैदा की जाए। यानी सबसे पहले तो जो जनता है उसको संवेदनशील बनाओ और नागरिकों के बीच मूल कर्तव्यों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए, जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, हमने संविधान में ये चीजों को शामिल किया है और ये आपके कर्तव्य है, ये आपका फर्ज है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इनको निभाएं। ठीक है, आगे जस्टिस वर्मा समिति ने मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि भाई मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी तो बनाया जाए, शामिल तो हमने कर लिया, लेकिन कम से कम उसे प्रभावी बनाने के लिए तो देखा जाए, प्रभावी बनाए हम। तो इन्होंने कहा कि 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाना चाहिए ताकि लोगों को यह भी पता चले कि भाई 3 जनवरी को क्या होता है, मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाता है ना। तो 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाए। दूसरा, इन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों को सरकारी प्रकाशनों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दिखाया जाना चाहिए। यानी संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि बदलाव हो चुका है, संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है, उसको और मूल कर्तव्यों को सरकारी प्रकाशनों में पब्लिश कराया जाए। ठीक है, अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी दिखाया जाए ताकि लोगों को ये समझ आ जाए, लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ भाई हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज हैं। अगर भारत में हम रह रहे हैं तो भारत हमारा घर है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसके कुछ जो कर्तव्य हैं हमारे उसके प्रति उन्हें निभाना आना चाहिए। तीसरा, इसने कहा कि मीडिया, रेडियो, समाचार पत्रों द्वारा लोगों को इनके प्रति जागरूक कराया जाए। न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ठीक है, उन्हें लोगों को बताया जाए कि भाई ये चीजें हैं, लोगों को जागरूक किया जाए कि आपको आपके कर्तव्य निभाने आने चाहिए। आपको पता है कि आपके कर्तव्य, लेकिन जब तक हमें चीजों को अंदर तक समाहित नहीं हो जाती तब तक हमें नहीं पता है। हम दूसरे की प्रॉपर्टी अपनी नहीं समझते, हम तो सरकारी प्रॉपर्टी को अपनी नहीं समझते। वो तो पता नहीं कैसे बाय चांस हम अपने दादा की, अपने पिताजी की संपत्ति को हम अपना समझ ले रहे हैं। हमें जैसी संपत्ति का अपनी संपत्ति की रक्षा करने की जरूरत महसूस होती है, हमें सरकारी प्रॉपर्टी या सार्वजनिक प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, देश की प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय भावना का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्हें मूर्त रूप तभी दिया जा सकता है जब विद्यार्थियों को जीवन के प्रारंभिक चरण में ही जागरूक किया जा सके। ठीक है, यानी कि ये जो भाग 4A हमने जोड़ा है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, इन मौलिक कर्तव्यों को तभी मूर्त रूप दिया जा सकता है, यानी व्यवहार में तभी उतारा जा सकता है जब विद्यार्थियों को, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट, छोटे स्टूडेंट होते हैं, उनके जीवन में प्रारंभिक रूप से, यानी स्कूल टाइम से ही, कक्षा 1, 2 या उससे जहां से बच्चा समझना चाहे तब से उन्हें इस चरण में जागरूक करना चाहिए, इनके प्रति जागरूक करना चाहिए कि हाँ भाई बच्चों ये होता है, अगर आप भारत में हैं तो आपका ये कर्तव्य है, आपका ये कर्तव्य है, आपका ये कर्तव्य है, आपको इनको निभाना आना चाहिए। तो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं और आगे चलने तक ये सारी चीजें चलती रहती हैं, बच्चे इनका पालन करते रहते हैं। अगला है, इनके लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि जो एनजीओज होती हैं, एनजीओज क्या करती हैं, लोगों तक कनेक्ट होती हैं, ज्यादातर लोगों की हेल्प करती हैं। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि भाई देखो हमारा कर्तव्य है एज ए एनजीओ, हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपका भी कुछ कर्तव्य है कि आप भी लोगों की मदद करें, आप भी 11 कर्तव्यों का सम्मान करें, उनको फॉलो करें और आपको अपने कर्तव्यों का पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं और बात करते हैं मूल कर्तव्यों के लिए कुछ नए संदर्भों की। ठीक है, नवीन संदर्भों की बात करते हैं।
देखो, अगर मैं बात करता हूं संविधान की या किसी भी तरीके की कोई भी चीज, देखो पहले तो मैं आपको ये पढ़ के बताता हूं क्या कह रहा है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान भारत की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन आए। आप इस बात को मानते हैं कि जब से भारत आजाद हुआ है, या मैं बात करूं 1971 से अब तक की, तो भारत की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और यह बात आप नकार नहीं सकते। और न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा मूल अधिकारों का क्षितिज विस्तार भी हुआ है ना। जिस प्रकार से सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का विस्तार हुआ है, उसी तरीके से मौलिक अधिकारों का भी क्षितिज विस्तार हुआ है। मौलिक अधिकारों, देखो भावनाओं का विस्तार हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनकी संख्या बढ़ गई है, मौलिक अधिकारों की संख्या नहीं बढ़ी है बल्कि कम हो गई, लेकिन उनका जो हॉरिजॉन उनका विस्तार है वो बढ़ा है, एक्सपैंड हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, सामाजिक व्यवस्था की बात करें, तो परिवर्तन आते हैं और आते रहेंगे। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो मौलिक अधिकारों में बदलाव हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि इससे अधिकार और मूल कर्तव्यों के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो गया। जैसे मूल अधिकारों का क्षितिज विस्तार हो जाएगा, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बदल जाएंगी, तो क्या मूल कर्तव्य वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे? इनमें असंतुलन आएगा कि नहीं आएगा? इनमें असंतुलन पैदा हुआ और जिस कारण से इन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हमें महसूस होती है कि हमें फिर से समय समय पर मौलिक अधिकारों और मूल कर्तव्यों पर विचार कर लेना चाहिए, ठीक है। उन पर पुनर्विचार करना चाहिए, उनकी चीजों को समझना चाहिए। आज की वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए अगर कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं तो हमें करने चाहिए। ये हमेशा पुनर्विचार करने की एक मतलब ये कह सकते हैं कि आवश्यकता रही है और ये एक चर्चित मुद्दा बना हुआ है। 1976 में अब तक मूल कर्तव्यों में शिक्षा प्रदान करने संबंधी माता पिता के दायित्वों को शामिल करने के अलावा कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आपने देखा है कि मूल कर्तव्यों में कोई और बदलाव नहीं हुआ। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा? 1976 में पहली बार संशोधन किया गया 2002 में मौलिक कर्तव्यों में। कब किया गया? 2002 में किया गया, जिसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। और यह सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि एक और मूल कर्तव्य बढ़ाया गया था शिक्षा से संबंधित, कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावकों का दायित्व होगा कि वो अपने बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए, ये उनका कर्तव्य होगा। सिर्फ यही तो बदलाव हुआ है, इसके अलावा कोई बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिला नहीं है, जिससे यह गंभीर चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि मौलिक कर्तव्य जब से हमने लागू किए हैं या जब से भारतीय संविधान में शामिल किए हैं, हमारे पास कुछ चीजें दिख ही नहीं रही हैं, बदलाव ही नहीं हो रहा है। कम से कम चर्चा तो की जाए, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने, यानी एक न्यायालय के न्यायाधीश हैं कुरियन जोसेफ, इन्होंने मूल कर्तव्यों में कुछ नए आयामों को जोड़ने पर बल दिया है। इन्होंने कहा कि कुछ और जुड़ना चाहिए संविधान में, ठीक है। मूल कर्तव्यों में कुछ और चीजें शामिल होनी चाहिए जो इनसे अलग हैं। कुछ तो हमें पहले ही जोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो हमें अभी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ आयाम हैं जिनको जोड़ना चाहिए। इन्होंने कहा पहले कि भाई हमें कर देने का कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा जाए, यानी ड्यूटी टू पे टैक्स। ये स्वर्ण सिंह समिति ने भी कहा था, लेकिन उनकी बात को नेग्लेक्ट कर दिया गया। लेकिन इन्होंने इस आयाम को शामिल किया अपनी सिफारिश में या अपने वक्तव्य में कि भाई इन आयामों को जोड़ा जाए। उन्होंने मूल कर्तव्यों में कुछ नए नियमों जोड़ने पर बल दिया था। दूसरा, इन्होंने कहा कि मतदान करने का कर्तव्य भी होना चाहिए, कि लोगों को ये महसूस हो कि मतदान करना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। कि अगर आप अदालत नहीं जाएंगे, वोट अगर आपने नहीं डाला है, आपने मतदान नहीं किया है, तो ऐसा का मतलब ये नहीं कि आपको अदालत ले जाएंगे या पुलिस पकड़ के ले जाएगी, लेकिन लोगों को कर्तव्य का पता होना चाहिए कि भाई ये कर्तव्य हमारा है। तीसरा, इन्होंने कहा कि दुर्घटना पीड़ित की मदद करने का भी कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़ा जाए, यानी ड्यूटी टू हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करनी चाहिए। कि अगर आपको कोई रोड पर एक्सीडेंटल कोई व्यक्ति मिल जाए, एक्सीडेंट हुआ कोई व्यक्ति मिल जाए, तो आप उसकी मदद करें, उससे बचकर नहीं भागे। ये भी कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है, यानी हर एक व्यक्ति की मदद करना। चौथा, इन्होंने कहा कि गलत कार्यों से स्वयं को एवं दूसरों को दूर रखना भी नागरिक का कर्तव्य होगा। यानी कि ना तो हम गलत काम करेंगे और ना ही हम दूसरों को करने देंगे, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पर मतलब दूसरों को हमें रोकना आना चाहिए,
है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें गलत काम नहीं करना है, और हमें ये भी पता होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको गलत काम से दूर रखा जाए, गलत कार्यों से दूर रखा जाए। ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि आस पड़ोस को स्वच्छ रखने का भी कर्तव्य होगा, कि अपने आसपास का जो माहौल है उसको स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें। ठीक है। तो ड्यूटी टू कीप द प्रेमाइज क्लीन, कि हमें क्लीन करके रखनी है अपने जो क्षेत्र है। आगे इन्होंने कहा कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ड्यूटी टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, कि अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, और इन्होंने कहा कि इन्हें भी मूल कर्तव्यों में शामिल किया जाए। विसल ब्लोअर की रक्षा का कर्तव्य और उसकी सुरक्षा का कर्तव्य होना चाहिए। देखिए, विसल ब्लोअर क्या होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो आपको किसी चीज की जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। आप उनको दूत कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं खबरी कह सकते हैं। ठीक है, कि भाई अगर कोई व्यक्ति हमें किसी चीज की क्या कर रहा है कि हमें सूचना दे रहा है, तो जिम्मेदारी है कि हम उसकी सुरक्षा का हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, हमें उसकी सुरक्षा का जिम्मा लेना चाहिए कि वो अपनी जान पर खेलकर हमें क्या कर रहा है, सूचना प्रोवाइड करा रहा है, तो हमें उसका ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है, विसल ब्लोअर वो व्यक्ति होता है जो किसी की सूचना को प्रसारित करता है या दूसरों को बताता है कि भाई उस व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो सूचना दे रहा है। आगे इसने कहा औचित्यपूर्ण सिविल सोसाइटी आंदोलन को समर्थन देने का कर्तव्य होना चाहिए, यानी कि हमें जो सिविल सोसाइटी आंदोलन है उनको समर्थन देना भी लोग क्या होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ड्यूटी टू सपोर्ट बोनाफाइड सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अगले चैप्टर में।